नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, जो कि 19 सितंबर 2025 को हुआ था। उसके अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका सोल्यूशन करने वाला है। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि ए और बी जो है किसी काम को मिलकर अगर 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी जो है अगर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, उसके बाद में बी और सी जो है उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी जो है उस काम को यहाँ पर 16 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, वो हमसे पूछा जा रहा है। देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे बेस्ट मैं तो बता रहा हूँ, इन सब का सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। अगर आप इन सब का एलसीएम लेके देखोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनका एलसीएम आएगा 240, है ना। देखो इससे अगर भाग दोगे तो ये 12 बार जाएगा, इससे भाग दोगे 10 बार जाएगा, और इससे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है, 16 इंटू 15 कितना होता है आपके, 240 होता है, क्योंकि 16 दाई के 160 और 16 पंजे 80, हाँ तो 240 हो जाता है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा। अगर आप अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी आ गई 12, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पर, ए प्लस का 2b प्लस का सी बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 22, है ना। और ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15, है ना। ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। और टोटल वर्क कितना है हमारे पास यहाँ पर 240 है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा सकता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, वैसे आपके देखने के लिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अब ए और सी का टोटल एफिशिएंसी यानी कि टोटल वर्क हमसे पूछा रहा है कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर बी के एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। यानी कि अगर ये पहली इक्वेशन है और ये अगर दूसरी इक्वेशन है, अगर पहली इक्वेशन में से मैं दूसरी इक्वेशन घटा देता हूँ तो क्या मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप इसको काट इस वाली इक्वेशन में से अगर इस वाली इक्वेशन को घटाओगे तो ए से तो ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और टू बी में से अगर बी जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास बी। ठीक है, मैं अब इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, स्पेस कम है, इसलिए जो है मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे ठीक बात है ना। तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे यहाँ पर 22 माइनस का 15 यानी कि 7 आ जाएगी। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी तो 7 आ गई। उसके बाद में अगर बी की एफिशिएंसी 7 है ना, तो इस 7 को मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा इस वाली इक्वेशन में दूसरे में, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर कितनी 8। ठीक है, यहाँ तक ठीक बात है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस। क्वेश्चन में हमसे पर बोला जा रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम हमें कितना करना है, आप बोलेंगे 240 काम करना है, और कितने एफिशिएंसी से काम करना है, आप बोलेंगे 8 एफिशिएंसी से काम करना है। तो टोटल दिन कितने लगेंगे, 240/8 यानी कि 30 दिन। यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ए प्लस बी का 20% ए माइनस बी का 50% के बराबर है तो ए रेशियो बी कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उड़ा सकते हो या फिर आप जो है यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, जिससे अगर आपके भविष्य में कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। देखो ए प्लस बी का 20%, देखो 20% कितना होता है, आप बोलेंगे 20% जो होता है 20/100 यानी कि 1/5 होता है कि नहीं होता, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि ए प्लस बी का 1/5, है ना, 1/5 यानी कि इतना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और ए माइनस बी का 50% यानी कि ए माइनस बी का बाई 2, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि 50% जो होता है वो कितना होता है, आप बोलेंगे 50% बराबर 50/100 यानी कि 1/2 हो जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें जो है यहाँ पर क्या निकालना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का रेशियो निकालना है। ठीक है, ठीक बात है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो आप देखो मैं आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड बताता हूँ, आपको यहाँ पर ए बी की वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से लिख देना है, ए प्लस बी बटा ए माइनस का बी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 5/2 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें ए और बी का रेशियो चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो ए रेशियो बी आपको सिंपल लिख देना है। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने कभी एसएससी की तैयारी की है या फिर उससे लोअर वाली तैयारी की है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की अगर आपने तैयारी की है, तो आपको पता होगा कि एक नियम होता है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, अगर ए प्लस बी और ए माइनस का बी ऊपर नीचे लिखा हो तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर प्लस लिखा होता है तो वहाँ पर तो इसके सामने वाली वैल्यू को जोड़ देता है। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 + 2 7। और जब हमें ए माइनस बी वाली वैल्यू चाहिए हो, यानी कि माइनस वाली टर्म चाहिए होती है, उसकी वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। यानी कि 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा 3, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलेंगे 7/3 आ जाएगी। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंत तक समझ में आया होगा ना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने की पूरी ट्राई किया है। ठीक है, अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि
किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 616 है। तो बोला जा रहा है कि वह धनराशि याद कीजिए। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, उससे जल्दी आंसर आ जाएगा, बजाय आपके ट्री मेथड के या फिर रेशियो मेथड के। कोई सा मेथड लगाओ आप, लेकिन उससे ज़्यादा जल्दी आंसर नहीं आएगा, तो आप उस मेथड को लगा सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 3 साल का ब्याज। जब आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो, तो इन दोनों का जो अंतर होता है, अंतर बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे अंतर बराबर होता है पी यानी कि मूलधन इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस। ठीक है, कि आपको यहाँ तक ये जो फॉर्मूला है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो अंतर कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 616 दे रखा है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। पी यानी कि मूलधन जो है ना, धनराशि जो है पूछी आ रही है, तो पी की जगह पी लिख देंगे हम। देखो आर परसेंट यानी कि 8% आपको दे रखी है, आर यानी कि रेट ऑफ परसेंट जो है वो आपको 8% दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पे लिखोगे, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस पर थोड़ी कम है। अगर आप देखेंगे तो आर बराबर क्या दे रखा है आपको, 8% दे रखा है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो देखो आर बराबर अगर आपको 8% दे रखा है, तो 8% की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 8/100 यानी कि 2/25। 2/25 4 से काटेंगे 2/25 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है R/100 का होल स्क्वायर यानी कि 2/25 का होल स्क्वायर यानी कि 4/625। यहाँ तक ठीक है क्या, इसमें कोई भी मैंने ज़्यादा मेथड नहीं लगाया है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। देखो आर की जगह मेरे को 8 रखनी है यहाँ पर वैल्यू, तो 300 + 8 यानी कितना हो जाएगा 308, और बटे में कितना चल जाएगा 100। ठीक है क्या, यहाँ तक आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बस आपको इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आप इसको काटेंगे तो देखो 4 से काट सकते हैं, इसको काटेंगे 25 बार, है ना। आप आपको इसको सोल्व करना है। 308 का अगर आप जस्ट दूना देखोगे तो 616 होता ही नहीं, होता है 308 दूनी कितना होता है 616, यानी 2 आपको यहाँ पर चल जाएगा। यानी कि अब मेरे को पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलेंगे यहाँ पर 2 × 625 इंटू कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अब बस आपका आंसर आ गया, आपको पूरा सॉल्व करने की अब जरूरत है ही नहीं है इसको, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, तो 25 × 2 कितना होता है, आप बोलेंगे 50 होता है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट है ना, बिना कैलकुलेशन सॉल्व किए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहा हूँ कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटू 50 आएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में केवल एक सिंगल डिजिट वाली जीरो आएगी, 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट की जीरो नहीं आएगी। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो पहला ऑप्शन में 3 डिजिट आ रही है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें बी ऑप्शन, इसके अंदर 1 डिजिट आ रही है, यानी कि ये वाला आंसर है हमारा। बात करें तीसरे ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर दो डिजिट की क्या आ रही है, जीरो आ रही है, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं है। और डी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट की जीरो आ रही है। अनुत्तरित प्रश्न तो आंसर होता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 25 × 125 होता है, यानी कि 2 हाथ लगेगी, एक आपका हासिल में आ जाएगी। 6×5 = 30 और 1 31, यानी कि 31 250 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वह धनराशि जो है जो हमने उधार ली थी वो कितनी थी, आप बोलेंगे 31,250 रुपये थी। ठीक है, समझ आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप वापस इस फॉर्मूले में अपनी जो वैल्यूज है वो पुट करके देखें और आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था, वो आपसे यहाँ पर किसका पूछा गया था, ग्राफ से पूछा गया था। बोल रहा था कि आपको एक ग्राफ दिया जा रहा है, इस ग्राफ में डेटा शेयर एक्स में 2017 में 6 महीनों का एक बाइक और कुल वाहनों का पंजीकरण दर्शाता है। नोट चार्ट में पहली संख्या बाइक की संख्या को दर्शाती है और दूसरी संख्या जो है कुल वाहनों को दर्शाती है। यानी कि जो पहला जो ग्राफ है ना, पहला जो कॉलम दे रखा है जो कि ज़्यादा डार्क है, वो किसको दिखा रहा है, वो बाइकों को दिखा रहा है, यानी कि बाइकों की संख्या को दिखा रहा है। और जो दूसरा कॉलम है वो किसको दिखा रहा है, कुल यहाँ पर वाहन को, कुल व्हीकल्स को दिखा रहा है यहाँ पर। अगली लाइन में आपसे और बोला जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 की में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितने % की वृद्धि हुई है, वो हमें बताना है। देखो वृद्धि हुई है, आपसे यहाँ पर परसेंटेज के अंदर नहीं पूछ रहा है, सॉरी, ये आपसे यहाँ पर किसके अंदर पूछ रहा है, वैल्यू के अंदर पूछ रहा है। और ये जो आपको वाहन दे रखा है वो किस में दे रखा है, हजारों में दे रखे है ना। यानी कि यहाँ पर 21 लिखा है, इसका मतलब है 21,000। 27 लिख रहा है, इसका मतलब 27,000 है, वो हमें सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं, वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पर दे रखा है कि जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितने % की वृद्धि हुई है। यानी कि आपको बताना है कि जनवरी 2017 के मुकाबले अप्रैल 2017 में, मतलब बाइकों को छोड़कर टोटल जितने वाहन है, जैसे 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जितने भी है, उस बाइक के अलावा स्कूटी वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो उसके अंदर कितने % की, यानी कि कितनी संख्या के अंदर वृद्धि आई है वो हमें देखना है। देखो जनवरी के अंदर टोटल जो वाहन पंजीकृत हुए हैं वो कितने, 27,000, है ना। और बाइक के कितने, उस वाहनों में से आप बोलेंगे 21,000। तो बाकी अदर वाहन कितने हैं जो कि पंजीकृत हुए, जो कि रजिस्टर हुए, तो वो आप बोलेंगे 6,000। कितना हो गए, 6,000 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, है ना। कितना हो गए, 6,000। ये किसका डाटा है, आप बोलेंगे जनवरी का डाटा है। बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल के अंदर टोटल बाइक कितनी यहाँ पर रजिस्टर हुई, आप बोलेंगे 20,000। टोटल वाहन कितने हुए, 35,000। यानी कि जो आपकी बाइकों के अलावा और जो रजिस्टर वाहन है वो कितने हैं, आप बोलेंगे 15,000। ठीक है,
ये कितने की वैल्यू है, ये आप बोलेंगे अप्रैल की वैल्यू है। तो बात करें आपसे यहाँ पर कि कितने परसेंट कितने संख्या के अंदर वृद्धि हुई है, तो आप बोलेंगे 15,000 माइनस के 6,000। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका, 9,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि 9,000 अलग वाहनों की क्या हुई है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक हौज साधारणतः 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में छेद होने के कारण से वह 6 घंटे अधिक ले रहा है। तो पूरे भरे हुए हौज हौज को वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टम वाला यानी कि नल और टंकी वाला अगर आपने क्वेश्चन पढ़े तो आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखो, अगर एक हौज एक साधारणतः मतलब एक हौज जो है नॉर्मली 9 घंटे में भर जाता है। मान लेते हैं एक नल जो है वो ए जो है वो एक हौज को कितने घंटे भर लेता है, 9 घंटे भर लेता है। लेकिन अभी जो है उसके अंदर क्या हो गया है, एक दरार पैदा हो गई, यानी कि एक छेद पैदा हो गया है, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। तो उसके कारण से नल भी चालू है और वो हौज के अंदर दरार भी भरी हुई है। तो इस कारण से जो हौज है वो कितने घंटे में भर पा रहा है, 6 घंटे अधिक लग पा रहे हैं उसको भरने में। यानी कि अब कितने घंटे में भर रहा है, आप बोलेंगे 15 घंटे में भर रहा है। यानी कि अगर मैं उस दरार को बी मान लेता हूँ तो ए प्लस बी, यानी कि जब ये दरार और नल दोनों काम कर रहे हैं तो उसको कितने घंटे में भर रहे हैं, आप बोलेंगे 15 घंटे में भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ये 6 घंटे अधिक ले रहा है। ठीक है, यानी कि मुझे कैसे पता चला, यहाँ पर 6 घंटे नहीं है इसका आंसर, यहाँ पर 15 घंटे है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 घंटे अधिक ले रहा है। यानी कि पहले 9 घंटे लेता था, अभी 6 घंटे ज़्यादा ले रहा है। यानी कितना कितने घंटे में भर पा रहा है उस औज को, आप बोलेंगे 15 घंटे में भर पा रहा है। तो टोटल दोनों का एलसीएम बताएगा, आप बोलेंगे 15 छक्के 90 होता है, यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 60 में इनका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो है ये एलसीएम आएगा, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि अगर ए नल जो है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलेंगे 10, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, यानी कि इसके अंदर जो दरार यहाँ पर पैदा हो गई है वो कितना यहाँ पर 1 घंटे में औज को खाली कर दे रही है, आप बोलेंगे 4 यूनिट के बराबर खाली कर दे रही है। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, ए की एफिशिएंसी तो टोटल 10 है और ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 6 है, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, आप बोलेंगे -4। यानी कि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि औज को खाली कर रहा है ना कि भर रहा है, यानी कि हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, डिफिशियंसी ले रहा है, यानी कि उसके अंदर क्या हो रही है, चीज़ में कमी हो रही है। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि वह हौज को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो हौज टोटल कितनी स्ट्रेंथ है हौज की, आप बोलेंगे 90 लीटर की, और दरार की एफिशिएंसी कितनी, आप बोलेंगे 4 की। समझ में आती है ये चीज़ें। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 90/4 यानी कि 45/2, और 45/2 यानी कि 27.5 आपका आंसर आएगा, सॉरी 22.5 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर आप भाग देंगे तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा। वैसे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आई होप आपने पेपर में भी बना लिया होगा, जिसका भी ये वाला शिफ्ट वाला पेपर था। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे पर कि सौरभ ने दो वस्तुएं जो है 680 और 820 रुपये में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 5% हानि के साथ बेचा और दूसरी वस्तु को 15% लाभ के साथ बेचा। इस सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करना है। देखो मैं बताऊं आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 680 रुपये, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 820 रुपये। ठीक है, तो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर तो 680 और 820 है ना, तो टोटल उसने माल कितने का खरीदा, आप बोलेंगे टोटल माल जो खरीदा उसने यहाँ पर 1500 रुपये का माल खरीदा। ठीक है, बात है यहाँ तक। और अब हमें इसको बेचना है, 680 को हमें बेचना है 5% के आने पर। आपको सबसे पहले 680 का 5% निकाल देना है। उसके अलावा दूसरी वस्तु का जो है 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 820 का 15% निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, यानी कि इन परसेंटेज को फाइंड करने का। अगर आप देखेंगे तो 680 अपने आप में कितना परसेंट है, आप बोलेंगे 100% है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 5% की वैल्यू चाहिए हाल फिलहाल में। तो 5% कितना होगा, अगर मैं 10% निकालूँ 680 का तो कितना निकलेगा, आप बोलेंगे 680 का 10% होता है कितना, आप बोलेंगे 680 इंटू 10%। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 68 हो जाएगा। अब 68 68 तो किसकी वैल्यू, 10% की वैल्यू। अब मुझे चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू, 5% की वैल्यू, यानी कि इसका आधा करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसके अंदर 2 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास 5% की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, अब आ जाएगी। आप बोलेंगे 34 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि उसने 680 का माल कितना बेचा, आप बोलेंगे 680 का माल 680 में ना बेचकर उसने यहाँ पर 34 रुपये कम में बेचा है। इसका मतलब तो ये हुआ, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, कितने में बेचा, आप बोलेंगे 6, और 68 में 3 का तो 65, यानी कितना बच जाएगा यहाँ पर 64। ठीक बात है। यहाँ पर आप एक बार जब भी पेपर के अंदर देखो तो इन जोड़ जितने भी आपने घटाए हैं या फिर जोड़ किया है जहाँ पर भी आपको उसको वापस रीचेक करना है, कहीं आपने गलती से गलत वैल्यू तो नहीं लिख दी इस कारण से। ठीक है, तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 680 बन रहा है, इनके मैंने आपका यहाँ पर सही घटाया है। अब बात करें दूसरी टर्म के अंदर, तो उसके अंदर आपको 820 के अंदर कितनी की वृद्धि करनी है, आप बोलेंगे 15% की वृद्धि करनी है। ठीक है, यानी कि 1500 तो हमारा टोटल कॉस्ट पैसा, ये ध्यान रखना है ना, मैं साइड में लिख देता हूँ उस चीज़ को। अब हमें एक वस्तु को तो हमने बेच दिया 646 रुपये में, अब दूसरी वस्तु को और निकालना है ना, तो 820 का हमें कितना निकालना है, आप बोलेंगे 15% निकालना है। 10% कितना निकलेगा यहाँ पर, इंटू 10/100, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, आप बोलेंगे 82 रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें 5% और निकालना है, तो 82 जो है अपने आप में 10% की वैल्यू है,
5% की वैल्यू कितनी होगी, इसकी आधी होगी, यानी कि 82 का आधा कितना होता है 41, यानी कि 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर 3 और 8 4 12, यानी कि 123 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। यानी कि टोटल आपने माल कितने का बेचा, आप बोलेंगे 820 प्लस का 123। अब मैंने प्लस क्यों किया, उधर माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो था यहाँ पर हानि हो रही थी, यहाँ पर कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी टोटल वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ पर, आप बोलेंगे 3 2 2 4 और 1 9, 943। यानी कि आपने टोटल माल कितने का बेचा, 943 की एक चीज़ बेची है और 646 की एक चीज़ बेची है। यानी कि टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना रहा, आप बोलेंगे 9 8 और 9 6 15। ठीक बात है यहाँ तक। यानी कि ये आपका क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ये आपका यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस है। और ये आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, है ना। तो आप अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर किससे बना सकते हैं, रेशियो से बना सकते हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर ये आएगा, सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर ये आएगा। यानी कि 1500 का माल आपने कितने का बेचा, 1589 का बेचा, यानी कि कितने का प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो गया है, आप बोलेंगे 89 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर, आप बोलेंगे 1500 पर, इंटू करेंगे 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 छक्के कितना होता है, 90 होता है। यानी कि 6% से जस्ट छोटी सी हल्की वैल्यू आएगी। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि 5.93 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। देखो हानि तो यहाँ पर हो ही नहीं रही, लाभ इतना होगा नहीं, क्योंकि 10 बार इसमें भाग जाएगा नहीं। बाकी आप देना चाहो तो इसके अंदर दे सकते हो। देखो आपको क्या करना है, आप 89 के अंदर कितने का भाग देना है, आप बोलेंगे 15 का भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे 15 5 75 होता है। फिर यहाँ पर बच जाएगा 14। फिर कितने बार जाएगा आपका, यहाँ पर 15 नंबर 135 होता है, 15 नंबर 135 होता है। फिर 5 जीरो बच जाएगा और यहाँ पर 15 3 45 होता है कि नहीं होता है, होता है। यानी कि 5.93 का राउंड जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नहीं बिल्कुल आपका सटीक आंसर है। ठीक है, आंसर आया होगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप अपनी कॉपी के अंदर करेंगे तो इसको 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लग गया। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि एबीसी जो है क्रमशः 36,000 रुपये, 40,000 रुपये और 48,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनको 62,000 का टोटल लाभ मिलता है। तो ए और सी का लाभ के अंश में क्या अंतर है, आपको यहाँ पर ये बताना है। देखो 3 दोस्त है, ए बी और सी, इन्होंने अलग अलग अपना अमाउंट लगाया है। यानी कि 36,000 रुपये लगाए, एक ने 40,000 रुपये लगाए, इसने 48,000 रुपये लगाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 36,000, 40,000, 48,000 और 62,000। मैं देखो से बताऊँ ना आपको, तो इन जो पीछे 1000 लिख रहा है ना, ये जो 3 जो लिख रही है, इनकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बस यहाँ पर ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो आप अगर चाहो ना तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, सबके अंदर 1000 का भाग दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऐसे मेथड बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से कर पाओगे। नहीं तो अगर आपको 1000 साथ में लेके चलना है तो भी चल सकते हो। चलो मैं आपको 1000 साथ में लेके चलता हूँ, तो बताता हूँ किस तरह होगा, है ना। यहाँ पर लिखा है 36,000, यहाँ लिखा है 40,000 और यहाँ पर लिखा है 48,000। ठीक है, ये ए बी सी तीनों का रेशो है। अगर आप काटना चाहोगे तो यहाँ पर 3 3 जीरो सबकी कर देंगे। ठीक है, तो इनको लिखने से इसलिए सेंस नहीं बन रहा था, मैं आपसे पहले बोला था इस चीज़ को। यहाँ पर आप किसका भाग दे सकते हो, आप बोलेंगे यहाँ पर 2 का भाग दे दो। यहाँ पर बचेगा आपके पास 18, यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 24 और भाग चल जाएगा। यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 12। ये ए बी और सी का रेशो आ गया इन प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप बोलेंगे यहाँ पर 62,000 हो रहा है। टोटल प्रॉफिट कितने में बांटना है हमें, 9 10 और 12 के रेशो में बांटना है। यानी कि टोटल कितना होगा यहाँ पर 12 10 22, 22 और 9 कितना होता है 31। ठीक है, 31 की वैल्यू दे रखी है इंडायरेक्टली कितनी आपको, 62,000 रुपये। ठीक बात है यहाँ तक। तो ए और सी के लाभांश के अंदर अंतर कितना है, देखो ए का लाभ कितना है 9 यूनिट, सी का लाभ कितना है 12 यूनिट, दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 यूनिट। ठीक है, तो जो लाभ का अंतर आएगा वो कितना आएगा 3 यूनिट आएगा। तो डायरेक्ट 3 से इंटू कर दो, आपको दोनों के अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, तो अब आप जैसे इसको काटोगे तो 31 दूनी कितना होता है 62 होता है, ये कटेगा 2,000 बार, 3 इंटू 2 यानी कि 6,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आया होगा समझ में, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था इतना। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगर बोल रहा है कि राम अजय और असलम के मासिक वेतन 1:1/15, रेशो 1:10 और रेशो 1/6 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उनकी नया वेतन का अनुपात कितना होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको बट्टे के अंदर वैल्यू दे रखी है, आपको एक सिंगल वैल्यू के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक सिंगल रेशियो के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ इसको। आपको क्या करना है, जैसे ये दे रखा है आपको ए बी और सी का रेशियो दे रखा है, ये मान लो। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 1/15, 1/10 और 1/6। लोग बोलते हैं इसको इंटू 30 कर दो, इंटू 20 कर दो। ऐसे आप करोगे तो आपको बेसिकली आंसर तो तब भी आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर ये वैल्यू ऐसी होती जिसका जो फ्रैक्शन है वो निकालने में हमें दिक्कत आती है। जैसे 23 लिखा होता, यहाँ पर 24 लिखा होता है, यहाँ पर 27 लिखा होता, तो हमें इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप है ना, ऐसे कोई भी सवाल है उसको विदिन सेकंड इसको यहाँ पर डायरेक्ट सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे ए की वैल्यू लिखनी है रेशियो में, तो आप ए वाले को छुपा लो।
छुपाने के बाद में आपके पास बचेंगी 2 वैल्यू, तो इन दोनों को आपस में इंटू करके लिख दो। यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 6 60 आ जाएगा। अब जैसे बी की वैल्यू लिखनी है तो बी को छुपा लो, इन दोनों को इंटू कर लो, 15 इंटू 6 यानी कि 90 आ जाएगा। ठीक बात है यहाँ तक। और ऐसे ही सी की वैल्यू लिखनी है, सी को छुपा लो, इन दोनों को इंटू कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 150। अब जो कट रहा है उसको काटते चले जाओ बस, है ना। तो अगर आपके पास मान लो थोड़ी हार्ड वैल्यू भी होगी ना, पर मतलब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होगी 79 69, तो उसको भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे और आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो 1 0 सब में कट जाएगी, ये बाकी बाद में 3 से कट रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 2 रेशो 3 रेशो 5। ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनके वेतन में 10% और 20% वृद्धि हो रही है। देखो दो में अगर मैं 10% की वृद्धि करूंगा तो 0.2 बढ़ेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। 0.2 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे 2.2, ये इसका नया रेशियो आ जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही अगर मैं 3 में वृद्धि करूंगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बढ़ेगी, आप बोलेंगे 0.3 बढ़ेगा, तो यहाँ पर कितना रेशियो बन जाएगा, आप बोलेंगे 3.3 बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 5 के अंदर 20% की वृद्धि करूंगा, देखो 5 का 20% कैसे निकालोगे, 5 इंटू 20/100 यानी कि 1/5, 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 1/5 यानी कि 5 का 20% कितना होता है, आप बोलेंगे 1 होता है, यानी कि 5 में अगर 1 की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6 हो जाएगा। ठीक मानता है, ठीक बात है यहाँ तक, ठीक बात है। अब देखो 2.2 3.2 रेशियो 6 है, लेकिन इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो हमारा कैसे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रेशियो को 10 से इंटू करना पड़ेगा, जिससे ये जो पॉइंट है वो हट जाएगा ना। सभी रेशियो में अगर मैं 10 इंटू कर देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो के अंदर सारी चीज़ें कट जाती है, आपको पता होगा ये चीज़, है ना। तो यहाँ पर बच जाएगी वैल्यू 22 रेशियो 33 रेशियो 60। तो आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं, समझ आया होगा आई थिंक। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर, यदि दो संख्या है जो कि 5:6 के अनुपात में है, उनका एलसीएम जो है 210 है, तो एचसीएफ कितना होगा। देखो आपको जब भी ऐसा सवाल देखा जाए तो आपको क्या करना है, इन दोनों में सबसे पहले देखना है कि ये को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी जो है क्या नहीं हो यहाँ पर, और कोई सा मतलब मल्टीपल ना हो, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 और 3 होता, 2 और 6 होता मान लो, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है आपस में। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों जो नंबर है वो एक एक के अलावा किसी और कट रही है, 2 से कट रही है। तो अगर ये इसमें अगर मैं आप 2 का भाग दूंगा तो 1:3 बचेगा। तो ये जो दो संख्या है ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो को प्राइम नंबर होती है। अगर ये दोनों हमें अब ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर दे रखा है 5:6, यानी कि दोनों क्या है, को प्राइम नंबर आपस में, यानी कि ये 5:6 जो है उन दोनों के लिए क्या है, को प्राइम नंबर है। अब इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम जो है हमें 210 रखा है। अगर मैं 5 और 6 का एलसीएम निकालूंगा तो कितना निकलेगा, आप बोलेंगे 30 निकलेगा। 30 यूनिट जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा कि नहीं होगा, होगा। ये क्या है, एलसीएम है, हमसे एससीए पूछा जा रहा है। देखो एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 30 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलेंगे 210 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 7। ठीक बात है यहाँ तक, ठीक बात है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि उनका एचसीएफ बताओ। इन दोनों के बीच में एचसीएफ कितना होगा, 5 और 6 का 5 और 6 का एचसीएफ कितना होता है, आप बोलेंगे 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर 5 और 6 का एचसीएफ 1 यूनिट है तो, और है ना 1 यूनिट है, और हमारी 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 7 है, तो 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 यूनिट आता तो 7 इंटू 2 कर लेते हम। ऐसे हम जो भी हमारे पास नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 यूनिट की वैल्यू को। समझ में आया होगा, यानी कि 7 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, समझ आया होगा। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 128 का 5/8 80 के 4/5 से कितना परसेंट अधिक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 128 है ना, इसका 5/8 लिखा है, यानी कि 5/8 लिखना है हमें, है ना। यहाँ पर ये लिखने में थोड़ी दिक्कत करिए एग्जाम वाले ने, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन क्रॉप किया वो डायरेक्ट मतलब पेपर से किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद की तरफ से टाइप किया है, ऐसा नहीं है, मैंने डायरेक्ट क्रॉप किया तो वहाँ पर ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है ना। तो 128 का 5/8 जो है वो 80 के 4/5 से कितना परसेंट अधिक है। तो परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो हम रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पर, 80 का 4/5 यानी कि 4/5 ऐसे लिख दूँ, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। काट दो जितना चीज़ करता है, अगर मैं 8 से काटूंगा तो 8 का 8 होता है, 8 से 48 होता है, और अगर मैं इसको 16 से काटूंगा तो 16 × 80 हो जाएंगे, और ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी कितना रेशियो बनेगा, आप बोलेंगे 5:4 बना कि नहीं बना, बन गया। ठीक है, कितना रेशियो बन गया, 5:4 बन गया। अगर 5:4 तो आपसे बोला जा रहा है कि 128 का 5/8 80 के 4/5 से कितना परसेंट अधिक है। तो 4 जो है, 4 से 5 कितना अधिक है, आप बोलेंगे 1 यूनिट अधिक है, कितने पर, आप बोलेंगे 4 पर, इंटू करेंगे 100। तो अगर आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल आपका सटीक उत्तर होगा। ठीक बात है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि 2.5 लाख रुपए पर 15 महीने का 12% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सृजित होता है। देखो भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये क्वेश्चन जो है ना अकॉर्डिंग टू मतलब
4th ग्रेड के हिसाब से अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सवाल जो है अर्धवार्षिक पूछ लिया पहली बात तो इसके अंदर, उसके अलावा उसके अंदर 15 महीने का वो पूछा है, तो इस कारण से ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का मैं माना जाएगा। तो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, अगर आपके पेपर में पूछा गया है। देखो अर्धवार्षिक में जब भी आपसे आपका पूछा जाता है तो आपको पता होगा कि टाइम जो होगा वो दुगना हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा, और जो रेट परसेंटेज होती है वो कितनी हो जाती है, आप बोलेंगे आधी हो जाती है ना, आधी हो जाती है, नहीं हो जाती, हो जाती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 महीने, 15 महीने को हमें कितना करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, यानी कितना महीने का निकालना पड़ेगा हमें टाइम, आप बोलेंगे 30 महीने का हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कितने महीने का निकालना पड़ेगा, आप बोलेंगे 30 महीने का निकालना पड़ेगा। रेट परसेंट कितनी है, 12%, हमें आधी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, आप बोलेंगे बिल्कुल करनी पड़ेगी, यानी कितना करना पड़ेगा, 6%, बात ठीक है यहाँ तक। अब हमें 2.5 लाख पर 30 महीने का ब्याज निकालना है। 30 महीने का मतलब क्या हो गया, 30 महीने का मतलब ये हो गया कि 2.5 साल, 30 महीने का मतलब 2.5 साल, 24 महीने प्लस 6 महीने 2.5 साल हो गया, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। देखो 1 साल में ब्याज कितनी लग रही है, आप बोलेंगे 6% लग रही है ना, अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, यानी कि अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, इसलिए है ना। अगर 1 साल में 6% ब्याज है तो 2 साल तो पूरी पूरी लगेगी, आप बोलेंगे 6%, 6%, और जो तीसरे साल होगी उसके अंदर हमें आधे साल का ब्याज चाहिए, यानी कितने परसेंट लगेगी, आप बोलेंगे 3% लगेगी, नहीं लगेगी, लगेगी। अब मैं इस क्वेश्चन को अप्रोक्स से सॉल्व कर दूंगा, आप देखना कैसे सॉल्व होगा। हमें क्या करना है कि टोटल जो ब्याज मिलेगा इन तीनों का क्या मिलेगा, सक्सेसिव मिलेगा, यानी कि क्रमागत छूट जिसको बोलते हैं, मतलब वो वाला ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन सबका सक्सेसिव निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, देखो इन सबको हटाते हैं हम, है ना। 6% और 6% का अगर मैं एक बार निकालूंगा तो कितनी वैल्यू निकलेगी, आप बोलेंगे 6 6 12, है ना। कैसे निकालते हैं सक्सेसिव, 6 + 6 × 6 × 6/100 ऐसे निकालते हैं, यानी कि 6 6 12 12.36 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 12.36। अब मुझे इन दोनों का सक्सेसिव तो पता चल गया, इन दोनों का सक्सेसिव कितना है, आप बोलेंगे 12.36 है। अब मुझे 12.36 और 3 का भी यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, क्रमागत छूट निकालनी पड़ेगी, यानी कि क्रमागत कितना परसेंट हमें ब्याज मिलेगा उसको निकालना पड़ेगा। तो 12.36 + 3 का मैं निकालूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे 12.36 + 3 × 12.36 × 3/100, ये निकलेगा नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब देखो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अप्रोक्स बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 12.36 और +3 करूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे 15.36 हो जाएगी। यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो और हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 12.36, है ना, यानी कि ये वैल्यू अप्रोक्स ऐसे निकलेगी 12.36 × 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 36 कितना होता है, 108 होता है, एक हाथ से लगेगी 12 36 37, यानी कि 0.37108, यानी कि 0.37108 मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे यहाँ पर 80 7 6 13 3 3 6 7.15, यानी कि अप्रोक्स अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 16% से क्या होगा, हल्का कम आएगा, है ना। मतलब 16% से क्या आएगा, हल्का कम आएगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए पर जो मुझे ओवरऑल ब्याज मिलेगी वो 15 पॉइंट, यहाँ पर कितने वैल्यू मिलेगी, आप बोलेंगे 15.73%, यानी कि अगर मैं इसका अप्रोक्स 16% भी निकालूँ तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलेंगे यहाँ पर इतनी निकलेगी। अगर मैं इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 आ जाएगा, 16 पंजे 80 होता है, 8 ऐसा लगेगी, 16 दूनी 32, 32 8 कितना होता है 40, है ना। अब हमें जो आंसर होगा वो 40,000 से छोटा होगा, यानी कि 40,000 वाला आंसर नहीं हो सकता, इतना भी छोटा नहीं आएगा कि 38,000 आंसर आ जाए, यानी कि अब हमें पास कितनी वैल्यू बन गई, आप बोलेंगे 2 वैल्यू हमारे पास पूरी बच गई। अगर ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.373608 इस प्रकार से लिखा हुआ है, यानी कि इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास अप्रोक्स वैल्यू आएगी, ना कि एक्जैक्ट वैल्यू आएगी, यानी कि ये दो जीरो जो लास्ट में जाके ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। यानी कि ऑप्शन सी मेरा आंसर है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर आप इसको और भी अप्रोक्स लेना चाहे तो ऐसे ले सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 12.75 का राउंड मान लो इसका ना, 15 पॉइंट का लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है, 0.75 का मतलब कितना होता है, आप बोलेंगे 15.75 का मतलब होता है 3/4, ठीक बात है। यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 चौको 60 3 63, 63/4 लिखा हुआ है, यानी कि हमें अप्रोक्स जो है 2.5 लाख का कितना निकालना है, आप बोलेंगे 63.4 निकालना है, ठीक है। मैं आपको सारे मेथड बता रहा हूँ इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे आपको कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है तो आप जो आराम से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। हार्डेस्ट सवाल मैं इस शिफ्ट का बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन को, तो इसलिए थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी इसके अंदर। देखो अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, अगर मैं इंटू 100 कर देता हूँ यहाँ से, है ना, इंटू 100 कर देता हूँ तो इसको काटूंगा तो 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे 625 और 00 इंटू कितना हो जाएगा 63, और परसेंटेज के अंदर ये आंसर चल रहा है तो 2 जीरो को आपको भाग देना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अगर मैं 63 को यहाँ पर 625 से इंटू करूँगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 63 × 625। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 75 होता है, 36 के 18 होते हैं, 25 के 150 होता है, यानी कि एक आंसर लगेगी, और 36 से 37 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 5 7 8 5 13 1 9
और एक 3, है ना। इससे हल्की सी कम आएगी क्योंकि मैंने माना था कि इसको कितना 15.75, कितना माना था 15.75 माना था, जबकि एग्जैक्ट कितना था 15.73 था कि नहीं था, बिल्कुल था। यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो इतने की आएगी। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, इतने की वैल्यू चाहिए, यानी कि क्या आएगी, हल्की सी कम आएगी। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके नियर बाय जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आई होप आपको समझ बैठा होगा। मैंने एक क्वेश्चन में बहुत टाइम दिया आपको, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ बैठा होगा। अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूँ, यानी कि सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस कारण से जो है इसका करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, यदि ए ने एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदा और उसे 10% की लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 15% की लाभ पर सी को बेचा, तो सी ने उस वस्तु को कितना मूल्य चुकाया है। एक सिंगल स्टेप में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। देखो, ए ने मान लो कि एक वस्तु खरीदी, मुझे नहीं पता कितने रुपए में खरीदी, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 800 रुपये में खरीदी, ठीक है। तो ए ने 800 रुपये में क्या खरीदी, एक चीज़ खरीदी। अब इसने बी को जो बेचा है वो 10% के लाभ पर बेचा है, यानी कितने में बेचा होगा, आप बोलेंगे 110/100 में बेचा होगा। बात सही है, क्योंकि हमें जो लाभ होता है वो 100% पे होता है, तो 10% का अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो 110 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये किसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया, आप बोलेंगे बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमें बी बेचेगा सी को, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच रहा है, आप बोलेंगे 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कितने बेच रहेगा, आप बोलेंगे पूरी जो वैल्यू थी बी की, यानी कि बी ने जितने में भी खरीदा होगा उसके 15% अधिक पे बेचेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और जो हमारे पास ये पूरी टोटल वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आ गई है, आप बोलेंगे यहाँ पर ये पूरी वैल्यू सी की आ गई है, जो कि सी के लिए कॉस्ट प्राइस पड़ा है। ठीक बात है यहाँ तक। बस आपको इस लाइन को सॉल्व करना है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, जितने जीरो कट जाए उतने जीरो काटते चल जाओ। यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, ठीक बात है। अब अगर आप इसको काटेंगे तो इसको काट सकते हैं आप इससे, 5 से काट लो, 5 दूनी की 10 होते हैं और 23 पंजे 135 होते हैं। 2 से इसको काटेंगे 40 बार कटेगा, 23 चौक कितने होता है, 92 होता है, यानी कि 920 करेक्ट आंसर है। बस आंसर खत्म। अगले चलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका बोट एंड स्ट्रीम से, यानी कि नाव एंड धारा वाले टॉपिक से पूछा गया है। बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, यदि कोई नाव है जो धारा के अनुकूल जो है, उसका जो अनुप्रवाह कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है, जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटे में लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर देखो एक बात कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है कि जितनी दूरी, अगर मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि ए से बी जा रहा है, तो वो उतने ही मतलब कि उतनी ही दूरी वापस कवर करके बी से ए भी आ रहा है। ये बात ठीक है। अंत तक ए से बी गया व्यक्ति पहले, फिर बी से ए आ गया, तो यानी कि दूरी तो वो आपकी सेम ही रहेगी। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और आपको बेसिक सा एक छोटा सा फॉर्मूला पता होगा, और मैं ये मानता हूँ कि जब भी आपके पास यहाँ पर चाल, दूरी, समय का जब भी कुछ सवाल हो, तो इस क्वेश्चन को, इस जो फॉर्मूले को आप हमेशा साइड में लिख के रखें, ताकि आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। मेरा पर्सनली भी ओपिनियन है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है वो फॉर्मूला, आप बोलेंगे दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता, होता है। अब देखो, अगर चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो देखो यहाँ पर दूरी तो सेम है हर बार, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है ना। अब मान लो कि चाल जो है, एक बार क्या जा रहा है, धारा के अनुकूल जा रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि अनुकूल जा रहा है ना, डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल। डाउन स्ट्रीम को मैं लिख देता हूँ डी से, है ना। और समय कितना लग रहा है, आप बोलेंगे 1 घंटे का समय लग रहा है, बात ठीक है अंतर। और एक बार जो है दूरी तो सेम है, एक बार जा रहा है अप स्ट्रीम, और टाइम कितना लग रहा है, आप बोलेंगे 1.5 घंटे का लग रहा है, ठीक है। 1.5 घंटा यानी कि 1.5 लग रहा है, ठीक बात है यहाँ तक, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल बात सही है। यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 1.5/1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब अगर है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, यदि धारा की चाल क्या होती है, आप बोलेंगे वाई होती है कि नहीं होती। आपने पढ़ा होगा कि एक्स जो है वो क्या होती है यहाँ पर, स्थिर जल में यानी कि शांत जल में नाव की चाल होती है, और वाई क्या होती है, आप बोलेंगे धारा की गति होती है, ठीक है। ये क्या होती है, धारा की गति होती है, बात ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, जब धारा के अनुकूल जाती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई होती है। और जब अप स्ट्रीम जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलेंगे एक्स माइनस का वाई होती है, ठीक बात है यहाँ तक। यानी कि मैं डाउन स्ट्रीम की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो ये डी लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, और अप स्ट्रीम की जगह क्या लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे एक्स माइनस का वाई लिख सकता हूँ, ठीक बात है यहाँ तक, ठीक बात है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एक्स माइनस का वाई लिख सकता हूँ। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन को, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक रामबाण तरीका बताया था, जिससे आप इस क्वेश्चन में है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट एक्स रेशो वाई का वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जहाँ पर भी प्लस का साइन है वहाँ पर इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो, जब भी ऐसा फॉर्मेट बने, यानी कि 1.5 प्लस का 1 यानी कि 2.5 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। और एक्स माइनस का वाई जहाँ पर भी हो, यानी कि माइनस वाला जो फॉर्मेट हो, उसमें से आपस में इनको घटा दो, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग 0.5 बचेगा, ठीक बात है यहाँ तक, ठीक बात है। अब देखो,
अगर आप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2.5 से 2.1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 5:1 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक बात है अंत तक। यानी कि x रेशियो y की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे 5:1 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल तो हमसे पूछी जा रही है, लेकिन धारा की गति तो हमें 7 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, और हमारे अकॉर्डिंग जो रेशियो के अंदर धारा की चाल कितनी आई है, आप बोलेंगे 1 यूनिट आई है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे, और हमसे बोला जा रहा है कि इस 5 यूनिट की वैल्यू बता दो, यानी कि शांत जल में नाव की चाल बता दो। और शांत जल में नाव की चाल कितनी है, आप बोलेंगे 5 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे इंटू 7 होगी कि नहीं होगी, होगी। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलेंगे 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ बैठा होगा। तो दोस्तों ये सारी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ऊपर के, शायद लगभग कितने क्वेश्चन थे ये लगभग 14 से 15 क्वेश्चन थे, जो कि आपकी 19 तारीख की पहली शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। अब हम चलते हैं 19 तारीख की 2025 की शिफ्ट सेकंड के अंदर, जिसके अंदर भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब हम उनका सोल्यूशन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। और